యానిమల్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్. ఈ హిట్ మూవీలో లిరిక్స్ ఇచ్చింది ఎవరో కాదు, మనతో ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు. రాజశేఖర్ గారు ఆల్ ది వే ఫ్రమ్ బీహార్ నుంచి వచ్చారు. ఆయన బాంబేలో సెటిల్ అయ్యారు, కానీ హైదరాబాద్లో స్పెషల్లీ ఫర్ ఎన్టీవీ ఇక్కడికి వచ్చారు. సో ఫస్ట్లీ వెల్కమ్ टू आवर शो. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, थैंक यू. कैसे एंजॉय कर रहे हो आपका सक्सेस? सबसे पहले मुझे ये बताएं आप कि आप तेलुगु में नमस्कार कैसे बोलते हैं? नमस्ते अंदर की. नमस्ते अंदर की. और अंदर की नमस्कारम. अंदर के नमस्कारम. वेरी नाइस. सो ये बताइए आप, आपका सक्सेस तो लाइक सुपर हिट सक्सेस है. हाउ आर यू एंजॉयिंग दैट सक्सेस? अभी तक वो सिंक हुआ या नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ मेरा नहीं है, पूरी टीम का है जी. और सबसे बड़े इसके जो हमारे नायक हैं वो हैं संदीप रेड्डी वांगा सर. तो सिंक हुआ है कि नहीं, दरअसल मोहब्बत ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को कितना भी मिल जाए वो लगता है कि और मिले तो अच्छा है, कमी है, और मिले तो अच्छा है. तो अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है. तो संदीप जी की और आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई? संदीप सर से मैं मिला विशाल मिश्रा जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके स्टूडियो में. और विशाल ने पहले कबीर सिंह के लिए गाना किया था कैसे हुआ और पहला पहला प्यार. सो विशाल जानते थे कि मैं आई एम बिग रणबीर कपूर फ़ैन. सो उसने कहा कि भैया ऐसे ऐसे आप आइए स्टूडियो में और मैं आपको बहुत ही ख़ास इंसान से मिलाता हूँ. व्हेन आई रीच देयर, संदीप सर थे वहाँ पे. एंड इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग बहुत ही अच्छा क्लिक हुआ उनके साथ, बहुत मज़ा आया. और बहुत ही वेरी हम्बल, वेरी कोलैबोरेटिव पर्सन मैं कहूँगा. और मज़ा आया उनके साथ. So when you already knew that there was a blockbuster like Arjun Reddy, Kabir Singh, and you already have your blockbuster Tanu Veds Manu. So how was that collaboration and what was the first meeting like? बहुत ही पहला बार मिलके नहीं लगा, ये सच में है कि पहली बार मिलके नहीं लगा कि मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ संदीप सर से. एंड बहुत ही एक ब्रदरली एक वो था, एक इंटरेक्शन था. एंड ही इज़ वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उनको क्या चाहिए. सो जब सामने वाला जो लीडर है आपका वो आप बहुत क्लियर होता है तो आपको अच्छा लगता है कि मुझे क्या देना है, क्या परफॉर्म करना है, क्या लिखना है या क्या म्यूज़िक देना है. सो मतलब इट वाज ग्रेट वर्किंग विथ हिम. और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब कैमरे पे, मैं पीछे भी बोलता हूँ कि मज़ा आया उनके साथ काम करके इस फिल्म. तो काफ़ी स्ट्रिक्ट है वो ऑन लोकेशन. कैसे कैसे इंसान है संदीप जी? संदीप सर पता नहीं, मुझे तो कभी स्ट्रिक्ट नहीं लगे इस तरह से. मुझे तो बहुत ही शांत है या बहुत ज़्यादा वेरी वेरी क्वाइट, वेरी स्वीट. मतलब मुझे ऐसा लगता है. अब पता नहीं लोगों के साथ ऐसे हैं कि नहीं, आई डोंट नो, बट वेरी फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड. बहुत फ़नी इंसिडेंट है. तो यूजुअली बॉम्बे में क्या होता है ना कि आपको कोई मिलने के लिए बुलाता है तो कहता है लेट्स मीट एट 8:30 या 9. तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि 8:30 और 9 मीन्स इट्स नाइट, 8:30 और नाइट 9. तो उन्होंने जब पहली बार कहा कि 8:30 तो हमने कहा कि ओके ठीक है. तो फिर पता चला कह रहे ये तो मॉर्निंग 8:30 की बात कर रहे हैं. और कई बार ऐसा भी होता है कि रात में होता था कि रात में वो 12 बजे 1 बजे मिल के जा रहे हैं, फिर सुबह उनका शूट है. मैं पूछता था आप सोते हो कि नहीं, मतलब आई डोंट नो कि वो किस तरीके से इतना काम. वेरी पैशनेट. और जैसे कई बार ना कुछ डायरेक्टर्स के साथ क्या होता है कि वो बहुत इंट्रूडिंग होते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है फिर भी वो जस्ट टू प्रूव समथिंग वो बोलेंगे कि ये बदल दो, ये कर दो, ये कर दो. संदीप सर के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं था. जब पहले भी में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चेंज है. एंड दूसरा गाना है पापा मेरी जान, यहाँ पे नन्ना कुछ नाम से है वो, तेलुगु में मैं याद नहीं आ रहा है मुझे.
तो वो नाना। नाना नाना यस। तो वो उसमें हमें थोड़ा वक्त लगा था, क्योंकि मुझे भी, क्योंकि मेन जो है एनिमल वो फादर सन के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करता है, तो वो कैसा होगा नहीं होगा ये सोचने में हमें मुझे मतलब टाइम लगा था थोड़ा। सो हाँ, बट ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस। Nana Nuna Pranam, Papa Meri Jan. That was like, this was like, what do you say, everybody, whoever are close to their father or not close to their father, have loved it. So Yeah. when you were writing it, it was a tough thing. Yeah. What went into your mind? What was the process like? अर्लियर मैंने तुम्बाड़ में एक गाना लिखा था फादर को डेडिकेट करते हुए, बट वो गाना समहाउ फिल्म में नहीं रहा। सो ये जब सिचुएशन आया, पहले भी मैं के लगभग 1-1.5 महीने बाद मुझे संदीप सर ने वापस बुलाया कि एक गाना है एंड ये सिचुएशन है, तो और उनके पास तब तक सिर्फ एक विसल पे एक धुन थी जो कि उसका ये है। तो मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई फादर। सो बट यहाँ पे जो रणविजय का कैरेक्टर है और बलबीर का जो कैरेक्टर है, इट्स बिट कॉम्प्लेक्स। या सो मुझे ये लग रहा था कि यार मैं कैसे इसको कौन कौन से पार्ट एक्सप्लोर करूँ। सो आई रोट 13 स्टैंजास फॉर, और उसमें देन वी सेट टुगेदर संदीप सर एंड मी, एंड देन उसके बाद ये गाना, मतलब उसमें से हमने जो बेस्ट 5 या जो हमारे लगे कि हाँ ये ठीक है, ये हो सकता है, तो वो हमने चुन लिया। So when you wrote this, what was the reaction of Sandeep, Ranbir Kapoor and the other cast? अदर कास्ट का तो मुझे पता नहीं है, बट संदीप सर वेरी हैप्पी ही वाज, मतलब उस समय बहुत ही अच्छा लगा उनको। और बाद में जो लोगों का रिएक्शन आया ना, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया एंड उसने फ़ोन किया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। सो मैं समझा ही नहीं क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, तो फिर उसने कुछ देर के बाद, मैं चुपचाप सुन रहा था ना, ही सेड कि इन कोविड आई लॉस्ट माई फादर एंड आई एम द एल्डेस्ट सन। तो कभी ना मौका नहीं मिला घर में, ट्रांसफ़र, पापा का पेपर, ये वो बहुत सारी चीज़ें, पूरी फैमिली, कभी ना मौका ही नहीं मिला कि मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करूं कि नाउ ही इज़ नॉट देयर। और कल रात में इसी तरीके से मैं आ रहा था और मैंने कार पे गाना प्ले किया एनिमल का। तो ये गाना आया जब, तो मुझे तब तक नहीं पता था कि यू हैव रिटन दिस सॉन्ग। सो तब मैं देखने लगा, देखा तो तुम्हारा नाम आया, और देन आई प्लेड इट ऑन लूप 7-8 टाइम्स। आई डोंट नो, मैं घर नहीं, मैं ऑफिस से आ रहा था, मैं घर नहीं गया, मैं इसी तरह से कार में बस सुनता रहा गाना। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टॉप्ड माई कार और लगा कि बहुत कुछ अंदर से निकल रहा है। स्टार्टेड क्राइंग एंड थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग। आई मीन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उतने इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं द लव फॉर देयर फादर। तो कई बार ऐसा होता है। तो मुझे जैसे इस तरह के रिएक्शन जो है ना, ये किसी भी चार्ट से, किसी भी नंबर 1 नंबर 2 से, रियल हीलिंग या रियल लोगों से जब आप कनेक्ट करते हैं, तो दिस इज़ समथिंग एल्स। मतलब ये कभी लगता है कि ये आपने नहीं किया है, मतलब Universe just it happened. या दिस नेचर, ब्लेसिंग, सुपीरियर पावर, व्हाटएवर, जो भी आप समझे, बट हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के रिएक्शन आएंगे। सो या Yes, so you said the relation with your father. या तो बताइए कैसा रहा आपका बचपन आपके फादर के साथ, आपके मोमेंट्स बताइए। मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर रहे हैं, वेरी स्ट्रिक्ट, बट एट द सेम टाइम वेरी केयरिंग ऑल्सो, वेरी केयरिंग। मतलब पर माँ और पापा में क्या फ़र्क था कि माँ कभी डांटती नहीं थी, तो माँ जब गुस्साती थी तो बहुत डर लगता था। बट फादर से आदत हो गई थी बाद में कि अच्छा आप गुस्साएंगे, ये होगा वो होगा। दो मैं आई एम अ गुड सन, आई थिंक सो,
कि क्योंकि मैं मतलब जो भी उनको लगता था वो, हाँ, एक जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना है, मुझे आर्ट्स पढ़ना है या मुझे लिटरेचर पढ़ना है, दैट टाइम ही वाज बिट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि कमिंग फ्रॉम बिहार बहुत ये होता है कि इंजीनियर बने उसके बाद डॉक्टर बने। फिर डॉक्टर बने या फिर यूपीएससी में जाए। एब्सोल्युटली। सो ये एक वो डिसअपॉइंटमेंट था, बट नाउ एवरीथिंग इज ओके, मतलब ही इज हैप्पी कि सो व्हेन योर फादर हैड लिसन टू दिस सॉन्ग, क्या बोला आपके पापा ने? उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं है। सो बट मैंने सुना है कि वो बहुत सुनते हैं ये गाना। मेरा भाई बोला कि पापा बहुत सुनते हैं ये गाना। तो काफ़ी इंटेंस गाना है ये। हाँ, तो बट उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, बोलेंगे ज़रूर। क्योंकि मेरा कोई भी गाना जो अच्छा लगता है उनको या थोड़ा सा लगता है उनको कि नहीं ये और बेहतर हो सकता है, तो वो कैसे क्रिटिक है जो कि बिना किसी शुगर कोटिंग के वो बोल देते हैं कि यार इस गाने में मज़ा नहीं आया, ये गाना बहुत अच्छा लगा, वॉट एवर। ओके, सो लिरिसिस्ट बनना काफ़ी डिफरेंट और क्रिएटिव फील्ड है ये जी। कैसे आया यहाँ पर? आप लिखने में मतलब हमेशा इंटरेस्ट रहा आपका बचपन से? लिखने में इंटरेस्ट था, पढ़ने में भी इंटरेस्ट था, बट नेवर एवर थॉट कि मैं लिरिक्स राइटिंग में जाऊंगा। मैं आई वाज असिस्टिंग मिस्टर आनंद दल राय ऑन तनु इट्स मनु, एंड ही टोल्ड मी कि यार तू इतना अच्छा लिखता है, व्हाई डोंट यू ट्राई टू राइट लिरिक्स, तुम पोएम्स लिखते हो। ये तो मैंने कहा ओके, लेट मी ट्राई इट आउट। तो उस तरीके से मैंने एक गाना लिखा, फिर सेकंड गाना लिखा, फिर थर्ड गाना लिखा, तो इस तरीके से मैं लिरिक्स राइटिंग में आ गया। कभी प्लान नहीं किया था कि मुझे लिरिसिस्ट बनना है। ऑलवेज मतलब मैं खोज ही रहा था, मैं ढूंढ रहा था, आई वाज सर्चिंग कि क्या करूं, ये करना है, वो करना है, मैं वापस एकेडमिक्स में जाऊं, टीचर बनूं या क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अपना मास्टर्स ख़त्म किया था हिंदी लिटरेचर में। उसके बाद मैं सोच रहा था कि शुड आई डू एमफिल एंड पीएचडी, क्योंकि मुझे लिटरेचर से बहुत ही प्रेम है, लगाव है। तो मैं सोच रहा था कि क्या मुझे स्टूडेंट के साथ, क्योंकि कैंपस का एक अलग मज़ा होता है, यू ऑलवेज फील यंग यूथ, तो ये तो इस तरीके से। देन आफ्टर तनु इट्स मनु 3.5 साल तक मेरे पास काम नहीं था। सो जबकि फिल्म इतनी बड़ी हिट थी और ये मतलब सारे जगहों पे नाम, गाने वो सब थे, बट 3.5 साल तक मेरे पास कुछ काम नहीं था। और ड्यूरिंग दैट टाइम मैं टेलीविज़न सीरियल के डायलॉग लिखता था। देन तनु इट्स मनु रिटर्न्स आई, एंड उसके बाद से फिर उरी और मीनाक्षी सुंदरेश्वर एंड डिफरेंट फिल्म, हाँ, मतलब तुम्बाड एंड सांड की आँख एंड ये इस तरह से चलने लगा फिर। बट दैट टाइम जो 3.5 साल था, आई थिंक वो ना बहुत बड़े टीचर की तरह आया मेरी ज़िंदगी में। What was the reason? मुझे पता नहीं, स्टिल कुछ चीज़ों को तो मैंने मना किया था, आई डिडंट लाइक द स्क्रिप्ट। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि कुछ एक फिल्म शुरू हुई, बीच में बंद हो गई, बट ऑनेस्टली आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आई एम थैंकफुल कि इट हैपेंड, बिकॉज क्या होता है ना कि जब आपको बिना मांगे कुछ मिल जाता है तो आपको उसकी अहमियत नहीं रहती है। सो मैं अब हर एक छोटी से छोटी चीज़ का वैल्यू करता हूँ कि यार ये है, यू नेवर नो कि इससे ही कुछ अच्छी बात निकल के आ जाए, कुछ खूबसूरत बात निकल के आ जाए। सो मैं उसको एक फेलियर की तरह नहीं देखता, मैं उसको एक टीचर की तरह देखता हूँ कि यार वो वक्त है जिसने कि मुझे बहुत ही ग्राउंडेड रखा, बहुत ही ये रखा। मैं आज के दिन, अब जैसे आपने पूछा कि पहले भी मैं या एनिमल के सक्सेस को कैसे, अब मुझे लगता है हाँ ठीक है, इट्स ओके, मतलब आई एम हैप्पी दैट इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है, इतने लोग पसंद कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि मैं कभी भी सक्सेस मेरे सर पे नहीं चढ़ सकता। तो आपके लेसन्स आपने लर्न कर लिए, बहुत जल्द लर्न कर लिए। काफ़ी लोगों को एक मुकाम पे आने के बाद आपने स्टार्टिंग स्टेज पे सारा कुछ देख लिया है जी। तो अभी एनिमल पार्क के बारे में बताइए, क्या करने वाले हो उसमें, धमाका कुछ करने वाले हो? एनिमल पार्क के बारे में अभी सिर्फ मुझे लगता है संदीप सर जानते हैं कि क्या होने वाला है, और मुझे मैं तो यही सोच रहा हूँ कि उसमें भी गाने लिखूँगा अगर उन्होंने कहा तो।
बट एनिमल पार्क के बारे में सिर्फ वही जानते हैं अभी कि क्या उनके दिमाग में क्या चल रहा है और क्या करने वाले हैं वो। बट जो थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे है वो है कि मतलब इट विल बी बिगर देन एनिमल। ओके, तो सारी जो टीम है उनके साथ आपकी कोई आफ्टर पार्टी में मुलाकात हुई, तो टीम का रिएक्शन कैसा था आपकी तरफ? सब बहुत खुश थे, एवरीवन वाज वेरी हैप्पी को सब। तो मतलब देखिए एनिमल जैसी फिल्म ना वो या इस तरह की कोई फिल्म जब आती है ना तो वो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देती है, एक तरीके से असर करती है उस पर। सो आप एनिमल पे देखेंगे तो कितने सारे लोग हैं, कितने सारे फर्स्ट टाइमर्स हैं। म्यूज़िक में देखिए आप कितने सारे, एक अर्जुन वैली जो गाना है, ठीक है, अब वो उसके सिंगर जो है ही 62 आई थिंक, ठीक है, भूपी जी। वो फर्स्ट टाइम वो एक हिंदी फिल्म में गाना गा रहे हैं। एक लड़का जिसने हैवान गाना किया है वो फर्स्ट टाइमर है। सचेत पुरानी का एक लड़का है जिसने कि वो अपना सतरंगा किया है, वो एक तरीके से उसका फर्स्ट टाइम है। सिर्फ म्यूज़िक में और कितने सारे एक्टर्स, कितने सारे क्रू के अलग लोग जिनका कि एक तरीके से ये एक शुरुआत हुई है। अगर शुरुआत नहीं हुई है तो उनके लाइफ में एक माइलस्टोन है ये। तो डेफिनेटली सब लोग ही बहुत बहुत खुश थे। मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला जो कि कह रहा है कि यार एनिमल हिट हो गई, मैं दुखी हूँ। तो आप तो एनिमल से बहुत खुश है, तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करने वाले हो? आगे 3-4 फिल्में हैं जो कि अभी हैं पाइपलाइन में। अभी तो 2-3 दिन में एक फिल्म रिलीज़ है, भक्षक, रेड चिलीज़ की है। देन अभी मैं जिस शूट पे इधर आया हूँ वो मिसमैच सीज़न 3, उसके शूट पे आया हूँ। वो अभी चल रहा था इधर अपना, वो हैदराबाद में ही है उसकी शूटिंग। और इसके अलावा हसीन दिलरुबा का अगला पार्ट आ रहा है, वो है, वो भी आनंद जी के साथ है। इसके अलावा 1-2 और फिल्में हैं, तो होपफुली देखते हैं कि चीज़ें पसंद आएँ लोगों को। जब एक मूवी की स्क्रिप्ट दी जाती है आपको और उसके लिए आपको लिरिक्स लिखना है, तो कहाँ बैठ के लिखते हो? क्या है आपका इंस्पिरेशन? लगता है कि ये कैरेक्टर को, मतलब कैरेक्टर को समझने के बाद एक इंस्टिंक्ट कहाँ से आता है? और मैं लिखता हूँ अपने घर में, मेरे घर में एक बालकनी है, वहाँ पे एक टेबल चेयर है, वहाँ पे यूजुअली लिखता हूँ मैं। फर्स्ट ड्राफ्ट तो वहीं करता हूँ। सेकंड ड्राफ्ट अक्सर जब डायरेक्टर से मिलने जा रहा होता है या म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने जा रहा होता, तब तक मैं ना पता नहीं दिमाग काम करता है और पूरा जो लिखा हुआ है तब तक वो उसको डिस्कार्ड करके कुछ और ही नया लिख लेता हूँ। पहले मेरे बारे में बहुत ये खबर थी कि लोग बोलते थे कि मैंने किसी इंटरव्यू में बोला था कि मैं ऑटो में लिखता हूँ बहुत ज़्यादा। अभी भी मैं यहाँ आया ऑटो से। मैंने हैदराबाद का ऑटो इतना देखा था ना फिल्मों में, तो मैं कभी बैठा नहीं था। मैं 2-3 वर्ष से पहले हैदराबाद आया हूँ और कभी बैठ नहीं पाया, तो मैंने कहा आज मौका है मेरे पास, तो मैंने कहा ऑटो वाले भैया को कि चलते हैं आप उधर। इतना फैसिनेशन क्यों है ऑटो के लिए? जिस समय मैं बस से जाया करता था, जब शुरुआत में स्ट्रगल के दिन थे, जब बस से जाता था तो सोचता था यार कभी पैसा आएगा ना तो ऑटो से जाऊंगा। इतना तो सोचा ही नहीं था कि कभी कार खरीदूंगा और ये होगा। तो बस से एक जगह तक जाता था, फिर वहाँ ट्रेन पकड़ता था, फिर वहाँ उतर के फिर दूसरी जगह बस से जाता था। तो तब ना मन में आता था कि यार कभी ना पैसा होगा मेरे पास तो मैं ना ऑटो खरीदूंगा नहीं, मतलब ऑटो से आया जाया करूँगा। और मैं देखता था बस से जो लोग ऑटो से जाते हैं ना, मुझे लगता था यार कितना अच्छा इनको हवा लग रही है और आराम से बैठे हुए हैं। तो वो समहाउ कार लेने के बाद भी वो एक दिमाग में जो वो रहता है ना, तो वो कहीं रह गया। और क्या है, मुझे ये बात नहीं समझ में आती कि अच्छा ठीक है अब आपके पास गाड़ी आ गई है तो आप ये नहीं बैठ सकते, ये नहीं कर सकते। क्या फ़र्क पड़ता है, इतने लोग जा रहे हैं, इतना सारा कुछ हो रहा है। तो मैं इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले ट्रेन में गया मैं अंधेरी से चर्च गेट जो बॉम्बे में, क्योंकि बहुत दिन हो गया था मुझे ना, क्योंकि मैं बहुत सारे गाने पहले मैं उस पर ट्रेन की आवाज़ से ना एक बीट ऐसे मिलता है जी। तो उस पर ना मैं कुछ सोचता था उस पर। तो बहुत दिन हो गया ऐसे, तो मैंने एक गाने में फंस गया था मैं। तो मुझे लगा कि यार कैसे करूं, सब कुछ करके देख लिया, क्या हुआ,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि मैं चर्चगेट गया ट्रेन से, हालांकि गाना नहीं आया, पर बहुत दिनों के बाद लगा कि अरे यार पहले कितने साल ऐसे ट्रेन में जाते थे इतनी भीड़ में लोगों के साथ। तो मुझे अभी भी वो नहीं लगता है कि अच्छा ठीक है अब ये हो गया है तो अब यही होना चाहिए, ठीक है, मतलब इट्स ओके। सिंपल सी लाइफ जीते हो और काफ़ी खुशी से लिखते हो आप। कभी भी लगा आपको कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट लिरिक्स है, मतलब कैसे लिखूं, कहीं अटक गए, फिर उसके बाद सडनली आपको एकदम याद आ गया कि इसको ऐसे लिखे तो ऐसे अच्छा रहेगा? हाँ, वो तो होता है, हमेशा होता है वो। जी। वो बहुत ज़्यादा अटकते हैं और सब लोग अटकते हैं। और मुझे ना बहुत मैं एक मास्टर का सुन रहा था, एक बहुत बड़े पोएट, तो उन्होंने कहा कि जिस समय तक आपको डर लग रहा है लिखते हुए, कहीं ना कहीं डर है किसी चीज़ का, उस समय तक आपको खुश होना चाहिए कि आप जो है ना मतलब कोशिश कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन आपको डर ख़त्म हो जाएगा, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे और आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ का खेल बाएं हाथ में ही निकल जाता है फिर। तो वो तो होता है मेरे साथ। इस रीसेंट टाइम्स में जितने भी गाने आपने लिखे हैं, जी, सबसे डिफ़िकल्ट थिंग किस गाने में लगा आपको? तुम्बाड का जो टाइटल ट्रैक था वो काफ़ी मुश्किल गाना था, क्योंकि फिल्म पीरियड फिल्म थी तुम्बाड, और उसमें क्या लैंग्वेज हो, किस तरीके से हम करें, ये सारी चीज़ें सोचने में बहुत सारा वक्त लगा। एंड जो उसका फ़ोनेटिक भी था ना वो भी काफ़ी अलग था, तो उसमें एक वक्त लगा। देन हिचकी करके एक फ़िल्म आई थी, उसमें एक गाना था मैडम जी गो इज़ी, उसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगा था। पापा मेरी जान मुश्किल नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं था कि मैं परेशान हो गया था, बट क्योंकि मैं खुद एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि एक फादर सन रिलेशनशिप में क्या क्या एस्पेक्ट हो सकता है, क्या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है। दैट्स व्हाई आई रोट 13 स्टैंजास, बट ऐसा नहीं कि मुश्किल गाना था। और पर एक और भी लग रहा था कि फादर को अब क्या बोलोगे, थैंक यू पापा, और इसके मतलब मैंने आज तक मुझे नहीं पता है, मैंने थैंक यू पापा नहीं बोला, मुझे पता नहीं बोल पाता हूँ मैं। अभी बोल दीजिए। नहीं वो तो दिल से है ही, मतलब जी, क्योंकि आई एम श्योर आपके पापा जब देखेंगे इंटरव्यू बहुत खुश होंगे। हाँ। और हो सकता है मीडिया के तरफ से भी आपके पापा वो खुशी से, अरे अच्छा एक बार मेरे बेटे ने घर पे तो कभी थैंक यू नहीं बोला, लेकिन कैमरा पे इतने प्यार से बोल दिया। एक बार मेरा कोई फिल्म आई थी मेरी, उसमें ना मीडिया के लोग घर पहुंचे थे इंटरव्यू करने के लिए। मेरे पापा गांव में रहते हैं, वो किसान है, तो इंटरव्यू करने पहुंचे थे, वो उन्होंने कुछ बोले ही नहीं, रोने लगे वो। मतलब हाँ, इमोशनल आंखें एकदम उनकी भर आई। ये हो गया। आप ज़्यादा इमोशनल होते हो? होता हूँ, इमोशनल होता हूँ, बट मुझे लगता है कि मैंने वो सीख लिया है, हाउ टू कंट्रोल इट, हाउ टू हाँ कंट्रोल योर इमोशंस। जैसे मुझे जब प्यार आता है किसी चीज़ पे, किसी इंसान पे या कुछ भी, तो बहुत आता है। सेम मुझे गुस्सा भी बहुत आता है। जब मुझे झूठ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं बिल्कुल झूठ, मुझे somehow गुस्सा आने लगता है झूठ सुन के। अरे यार तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे, क्यों झूठ बोल रहे हो इस तरीके से। जी। कौन कौन है आपके फैमिली में? माँ है, पापा है, छोटा भाई है, जी गांव में रहते हैं ये तीनों लोग। छोटी बहन है मेरी, जी। वो एक कॉलेज में टीचर है, और ब्रदर इन लॉ है, और 2 बच्चे हैं। इसके अलावा चाचा चाची, काफ़ी बड़ी फैमिली है। हाँ, चाचा चाची और कजन्स हैं, बहुत सारे कजन्स हैं हमारे, मतलब तो अच्छा लगता है उनके साथ। तो जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है थोड़े लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, हमको भी कुछ करना है, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे आप? अरे आज तो मैं कहता हूँ फिल्म मेकिंग और लिरिक्स राइटिंग की पढ़ाई ना इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़्यादा हो रही है। मेडिकल कॉलेज में संदीप सर की बात देखो, वो खुद एक मेडिकल स्टूडेंट थे। इसके अलावा कितने सारे फिल्म मेकर्स जो है ना आज के दिन में, वो
समहाउ इंजीनियरिंग करके आते हैं, इंजीनियरिंग करके कुछ दिन जॉब करते हैं, फिर वो फिल्म मेकर बनते हैं। तो मैं मजाक में कहता भी हूँ कि आजकल इंजीनियरिंग कॉलेज में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई होती है। तो हौसला नहीं छोड़ना चाहिए, जो मन में है वो करना चाहिए। बिल्कुल बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सर आपने तो कर दिखाया। थैंक यू सो मच, इट वाज लवली टॉकिंग थैंक टू यू, यू। थैंक यू, थैंक यू। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी दिस इज़, हैदराबाद। और आप जिस एरिया में है ये तो कितना मुझे बताया तौफीक भाई ने, जो कि ऑटो चला रहे थे, कि सर ये वो रास्ते में पूरा बताते हुए आ रहे थे कि ये फिल्म नगरी है, ये है, ये yes. यहाँ पे It's a सबसे beautiful पहला place. स्टूडियो है। बहुत अच्छा शहर है ये। థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆయన ఏమంటున్నారంటే నేను చేయగలిగాను, మీరు కూడా చేయొచ్చు. మీ క్రియేటివ్ ఇన్స్టింక్ట్ని ఎప్పుడూ చంపొద్దు. మీరు ఏం చేయాలనుకుంటే అదే చేయండి. కెమెరా పర్సన్ అలీతో తరుణ, ఎన్టీవీ హైదరాబాద్.